बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। स्पेशली जो भी लोग स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन क्लास होगी जिसमें आपके 1000 MCQs एक सिंगल क्लास में कवर किए जाएंगे। मे बी क्लास 1 आवर 2 आवर और 3 आवर की हो सकती है। और जिनका अभी रिसेंट में DSSB ने एक नोटिफिकेशन अपडेट किया था, ये सबने चेक कर लिया होगा कि जिनका पेपर 27 अगस्त तो 3 सितंबर वालों के लिए जो CVT होना था उनका पोस्टपोन किया गया है। अभी डेट कंफर्म नहीं की है कब होगा, जब तक आपके लिए थोड़ा सा समय और मिला है तो तैयारी कीजिए। और अपकमिंग टाइम में राजस्थान में भी आई थिंक अभी वैकेंसी आई है। अजमेर में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने भी नया नोटिफिकेशन अपडेट किया है। तो आप लोग जो भी एग्जाम के लिए जिस भी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी करते हैं वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं DHS के जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं मेघालय के लिए, अलग अलग जगह जितने भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप जहाँ के भी स्पेशली फॉर्म भर देते हैं वहाँ की वेबसाइट को तो जरूर चेक करते रहिए। अदरवाइज जैसा MP CHO वालों के साथ हाल फिलहाल में हो गया था कि उन्होंने वेबसाइट चेक नहीं की टाइम टू टाइम, बहुत सारे लोगों ने मोस्टली 40 to 55% बच्चों ने, जिसके कारण कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया, किसी को और अदर प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहिए। अभी एक अनाउंसमेंट और है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको अपकमिंग 15 डेज के अंदर है जो RRB की ऑफिशियल बुक भी आने वाली है। RRB जैसा CHO NHM की ऑफिशियल बुक आई है। मैंने DHS वालों से भी रिक्वेस्ट की है, जो लोग DHS का एग्जाम दे रहे हैं प्लीज उस बुक को प्रेफर कीजिए। आपके लिए 6000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व है, साथ में विथ रेशनल के मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और जो भी लोग अपकमिंग तैयारी कर रहे हैं DHS की, चाहे NHM की या CHO की, उन सभी के लिए वो बुक है जो एज अ रामबाण की तरह साबित होगी, क्योंकि ऑल इंडिया जितने भी NHM CHO एग्जाम हुए वो सब एक ही बुक में इंक्लूड करके दिए गए हैं। अदर देन अभी तक उसके अलावा CHO और NHM का कोई भी एग्जाम कहीं पर भी नहीं हुआ है। अभी तक इतने ही पेपर हुए हैं। मे बी 1 या 2 पेपर हैं जो मिसिंग होंगे। उनका रीजन ये होगा कि या तो गवर्नमेंट ने उन पेपर्स को दिया ही नहीं है या मेमोरी बेस्ड रहे होंगे। बाकी सभी पेपर्स जितने भी 2019 के बाद से लेके 24 तक अप्रैल तक जो पेपर हुए वो सब पेपर एक बुक में आपको लाए गए हैं। मॉडल पेपर है बेस्ड ऑन योर सिलेबस, तो आप बुक को जरूर चेक कीजिए। और एक और अनाउंसमेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप बुक कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। बुक पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को, डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस मोड को आप अपना के है जो बुक को ले सकते हैं। चलिए मैं बुक की एक झलक आपको दिखाती हूँ कि बुक में आपको मिलने क्या क्या। बम्पर ऑफर चल रहा है। बुक की जो MRP है 699 रुपीज है। और इस बुक में आपको मैंने जैसा कहा कि आपको 55 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर से, साथ में बेस्ड ऑन योर सिलेबस मॉडल पेपर है विथ रेशनल के। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हॉट डील चल रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो यहाँ पर प्राइस को जो डिस्काउंटेड प्राइस में रखा गया है सीधा 699 से 540 पर। जो भी लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में आपके 405 पेज रहने वाले हैं। 405 पेज में आपको एक भी पेज पर ऐसा नहीं आपको फील होगा कि पेज की क्वालिटी खराब है या फिर आपके मन के यहाँ पे क्वेश्चन सेट नहीं किए गए हैं। आपके पूरे जो 17 सब्जेक्ट है नर्सिंग के वो सब यहाँ पे आपको कवर होंगे। और यदि जो लोग रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं तो इवन वो लोग भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टेट में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में 75% नर्सिंग लाई गई, बाकी 25% GK GS इन सबको भी ऐड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आपका 75% जो नर्सिंग है वो आपका इस बुक से जरूर कवर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं। तो आप चाहें तो इस बुक को जो रीड आउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और रही बात जो डिस्काउंटेड प्राइस की, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, देन अगेन फ्लिपकार्ट है जो MRP बेस्ड आपको प्राइस शो करेगा। तो जिस भी वे में आप प्रेफरेबल हो कि बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक ऑर्डर आप कर सकते हैं।
और यदि हम बात करें डिलीवरी की कि आप तक पहुंचेगी कैसे, तो फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हैं चाहे डायरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है कि आपको बुक तक एज एन जो टाइम आपको शो होता है, मेंशन किया जाता है, उस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास बुक को पहुंचाया जाए। क्लियर? चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गेटा है कि स्पाइनल कॉर्ड है, ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर आपको इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट हैं। एक तो आपको आता है कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, मसल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कौन करेगा? तो वो होता है सेरिबेलम पार्ट। कौन सा? सेरिबेलम पार्ट, जो बॉडी बैलेंस में, लर्निंग में, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर आपका हो गया हार्ट रेट, ब्रीदिंग, तो ये सभी कौन कंट्रोल करेगा आपका? ये करेगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर यदि मसल मूवमेंट की बात करें या फिर बॉडी बैलेंस की, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम पार्ट। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है आपके 4-5 जो आपके एग्जाम में आते ही आपको एग्जाम में पूछे कि बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? तो हाइपोथैलेमस। और यदि आपको पूछे कि बॉडी को बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेट करने में कौन हेल्प करता है? तो वो सेरिबेलम। और यदि आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग को पूछें तो वो क्या होगा आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? थैलेमस से यदि पूछते हैं तो थैलेमस आपका कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग पैटर्न, इन सभी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आई थिंक अभी रिसेंट में जो SGPGI 18 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और ये अभी राजस्थान CHO में भी आया था। में भी हो सकता है कि राजस्थान CHO के पेपर को लेके बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अलग अलग जगह ये है कि पेपर लीक हुआ है, तो हो सकता है आपका पेपर यदि सही में लीक हुआ होगा तो आपका दोबारा से री एग्ज़ाम भी होने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3rd डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डॉग बाइट का क्या है? क्लास 3rd है, कैटेगरी 3rd है, सभी करना है आपको किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो आपको क्लास 3rd डॉग बाइट में सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको ARV देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी है आपको, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है पैसिव इम्यूनिटी के लिए, वॉश करना है वुंड को कंटिन्यूसली साबुन और पानी से, लेकिन तुरंत ही जो घाव है उसको स्टिच करने का काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए 3 कैटेगरी होती है डॉग बाइट की। डॉग बाइट जब कुत्ता काटेगा तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है ट्रीटमेंट की, और ये जो डॉग बाइट है कैसा ट्रीटमेंट है? यदि आपको पूछे कि कौन सी डिसीज़ में जो ट्रीटमेंट है आफ्टर एक्सपोजर या फिर पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है तो वो होती है रेबीज। और किसके कारण होती है? इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण। अब यहाँ पर यदि रेबीज किसी एनिमल को है, जानवर को है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, तो उसके काटने से होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी 1st होती है जब डॉग बाइट करेगा तो होती है टचिंग ऑफ फीडिंग एनिमल या फिर लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली जहाँ पर भी चाटा है या फिर लिक किया है तो वहाँ पर क्या करना है आपको? इंटैक्ट स्किन का मतलब है कि स्किन ब्रोकन नहीं हुई है। फिर आता है यहाँ पर तो कैटेगरी 1st में आपको ओनली साबुन पानी से धुलना है। फिर आती कैटेगरी 2nd जिसमें अनकवर्ड स्किन है, स्क्रैच है, एब्रेशन है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन देना है, रेबीज वैक्सीन है वो देना है, और जो वुंड है, घाव हुआ है, उसको लोकल ट्रीटमेंट देना है। 3rd में आता है आपका कि ब्रोकन स्किन है, यहाँ पर ब्लड भी है
और यहाँ पर सलाइवा भी लगी हुई है, साथ ही में एनिमल ने बाइट किया है। तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन करना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है, लोकल ट्रीटमेंट देना है। आपको वुंड को स्टिच करने का काम नहीं करना है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्लासिफाइड डॉग बाइट में आप सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर आपको वुंड को स्टिच नहीं करना है। रेबीज़ के कारण एक प्रॉब्लम होती है, वो कहलाती है हाइड्रोफोबिया। यदि जिस मरीज़ को रेबीज़ हो जाता है तो उसको पानी से डर लगता है, और जब पानी से डर लगता है तो एक जो क्लासिकल साइन माना जाता है रेबीज़ का, क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डॉग बाइट को लेके कि डॉग बाइट से होगा क्या, तो रेबीज़ होगा। रेबीज़ तब होगा जब एनिमल इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड एनिमल यदि ह्यूमन को काटता है तब। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ क्वासियोरकर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो जिस बच्चे को क्वासियोरकर है उसमें सभी मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपर एक्टिव होगा, अपैथिक होगा कि लेथार्जिक होगा, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो क्वासियोरकर और मरासमस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, एग्जाम में आपको आता है। क्वासियोरकर में तो बच्चा क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा। क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा, जिसमें पर्सन को, जो बच्चा है उसको प्रोटीन की कमी होगी, उसके खाने पीने में क्या होगी? प्रोटीन की कमी होगी, जिसमें बड़ा सा पेट देखने को मिलेगा आपको बच्चे का। इसमें बच्चे में क्या होगा? इसमें प्रोटीन की कमी होगी, एडिमा देखने को मिलेगा, फैटी इन्फ्लेशन होगा। क्या इसके क्लासिकल साइन है। अब यहाँ पर जब जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का ही एक हम इसको टाइप कह सकते हैं, पीएम का एक टाइप इसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपो एक्टिव होगा, मतलब एक्टिविटी उसकी बिल्कुल डल रहेगी, अपैथिक होगा, लेथार्जिक होगा। बच्चे में बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। एक क्लासिकल साइन होता है क्वासियोरकर का, वो होता है पिटिंग एडिमा, वो देखने को मिलेगा बच्चे में। लेकिन बच्चा हाइपर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चा जिसमें या तो क्वासियोरकर है या फिर मरासमस है, इस कैटेगरी के बच्चे कभी भी हाइपर एक्टिविटी वाले नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? हाइपो एक्टिविटी वाले। नेक्स्ट वन इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय करियर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट का मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो किस में आएगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। वो होगा डायरेक्ट कांटेक्ट से। आपके सामने कोई पर्सन आके छींक जाए, खांस जाए, तो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ये छोटे छोटे वो उड़ेंगे, उसमें जो वायरस होगा वो आपको होगा। और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये कौन सा था अभी रिसेंट में? कोविड-19। कब फ्लू हो गया आपका, और आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सब किस में आएंगे? डायरेक्ट इन्फेक्शन में, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगे। नेक्स्ट वन इज द इन मरासमस विच इज़ द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। तो यदि मरासमस की सिचुएशन है, कौन सा जो फैक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है? प्रोटीन की, एनर्जी की, विटामिन्स की कि कैल्शियम की? तो मरासमस और क्वासियोरकर। क्वासियोरकर में तो बच्चे में क्या होगा? प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। मरासमस वाले बच्चे में एनर्जी की, कैलोरी की ही कमी होगी। बच्चे में क्या होगा? कैलोरी की कमी होगी। तो यहाँ पर वो कैलोरी क्या कहलाएगी? होगी एनर्जी। यदि यही चीज़ क्वासियोरकर में पूछते तो आप कहते प्रोटीन की कमी है, लैकिंग फैक्टर प्रोटीन है। लेकिन यहाँ मरासमस में पूछा है तो लैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? एनर्जी और कैलोरी। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि बॉडी के साइज बढ़ती है तो क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या फिर मैच्यूरेशन। इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू।
साइज और मास ऑफ द टिश्यू का मतलब है यहाँ पर आपकी बॉडी का शेप बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ग्रोथ। लेकिन जब आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही हो तो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। यदि मेंटल स्किल की बात करें वो डेवलप हो रहा हो तो कहलाएगा डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर बॉडी की शेप साइज की बात हो रही है तो क्या कहलाएगी, ग्रोथ। क्लियर है। नेक्स्ट इज मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज। मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें बच्चे के स्किल को लेके बात हो रही है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है, इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है कि मैच्यूरेशन है। मैच्यूरेशन, जब स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल फंक्शन जो आपके बच्चे के सोचने समझने की क्षमता है वो और अच्छी होती जा रही है तो वो कहलाता है मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन किसका पार्ट होगा, डेवलपमेंट का। किसका होगा, डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 44, 45, 46 या फिर 47। 21 होगा डाउन सिंड्रोम में। ट्रायोसोमी यहाँ पर पूछे तो वो होगा टर्नर सिंड्रोम। कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें, 45। कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम। टर्नर syndrome is due to chromosomal abnormalities in which all or part of one of the X chromosome is missing. जनरली 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें एक X क्रोमोसोम क्या होगा, मिसिंग होगा या फिर इसकी कमी होगी। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे, 45। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सीधा सीधा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर नहीं करेगा। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर बिजनेस ऑफ फादर। तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट किसका असर नहीं पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर। फिनोटाइप का बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स की जेनेटिक्स से वो बच्चे में ज़रूर आएगी। सेक्स ऑफ चाइल्ड का पड़ेगा। सेक्स ऑफ चाइल्ड का किस तरीके से पड़ेगा कि जो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ और गर्ल्स में आपने देखा होगा गर्ल्स टाइम के पहले ही हेल्दी हो जाती हैं, तो यहाँ पर हो गया सेक्स ऑफ चाइल्ड। इससे भी पड़ेगा। कहीं कहीं किसी घरों में लड़के होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छी केयर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के। तो ये हो गया। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बिल्कुल असर पड़ेगा। फिर आता है बिजनेस ऑफ फादर। तो यदि डायरेक्टली बात की जा रही है तो डायरेक्टली पिता का क्या बिजनेस है उसका बच्चों पर असर पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ेगा कि वो गरीब होंगे या फिर बहुत अमीर होंगे इस तरीके से, लेकिन उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर डायरेक्ट बिजनेस है जो पिता का बिजनेस उस तरीके से इफेक्टिव। एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। किस एज से जो ह्यूमन फीटस है किस एज से अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, स्टार्ट करता है। 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन से या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन से। थायरोक्सिन हार्मोन जो इनिशियल पीरियड होता है उस टाइम पर तो नहीं बनाता है फीटस, लेकिन जब फीटस 10 से 12 वीक का हो जाएगा, 10 to 12 वीक जो जेस्टेशनल पीरियड हो जाएगा, उस टाइम पर फीटस अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, एग्जाम में आता है तो आपको 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कितना 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में बच्चा अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर थायरोक्सिन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रेटिनिज्म तभी होता है जब फीटल पीरियड में बच्चे को थायराइड हार्मोन की कमी रही हो। किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाए, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाए, और ये होता है कि जब थायराइड हार्मोन की कमी रही होगा फीटल और अर्ली लाइफ में, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म। क्या कहलाएगा, क्रेटिनिज्म। जो थायराइड हार्मोन है इसके सिंथेसाइजेशन के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, तो ये आता है, वो होता है क्या, आयोडीन। इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेंगा रोग को दूर भगाइए।
नेक्स्ट इज if a pregnant lady is suffering from myxedema then what effect will be seen on growing fetus। तो यदि बच्चे में क्या है, सॉरी प्रेग्नेंट लेडी है, मिक्सेडीमा हुआ है उसको, तो जो उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ग्रोइंग फीटस है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीटस विल हैव नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को यदि मिक्सेडीमा है, यदि प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा है, तो यहाँ पर ग्रोइंग फीटस को क्या होने के चांसेस होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ सीवियरली एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म और मिक्सेडीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी अपना खुद का थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो ग्रोइंग फीटस है उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे, मिक्सोडीमा। नेक्स्ट वन, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। किस एज में बच्चे के जो हेड की साइज है 90% तक जो एडल्ट हेड साइज होती है उस तक पहुंच जाएगी, एक एवरेज एडल्ट हेड साइज तक। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कि 8 साल में। तो यदि जब बच्चे की एज 2 साल तक हो जाए तो एटलीस्ट 90% तक उसकी जो हेड की साइज है उसके पेरेंट्स के हेड की साइज के बराबर हो जाएगी। कब तक, 2 साल तक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2। इफ अ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg then at the age of 5 months weight of the baby should be। तो यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय 3 किलो था, तो बच्चे का वजन 5 महीने में कितना हो जाएगा, 5 किलो, 6 किलो, 7.5 किलो या फिर 9 kg। कितना वेट होगा यदि बच्चे का जन्म के समय 3 किलोग्राम वजन था, तो बच्चे का 5 महीने में वजन कितना हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पर बच्चे का बर्थ वेट से डबल वेट होता है जब बच्चे की एज कितनी हो, 6 महीने, 5 to 6 मंथ तक। तो यहाँ पर भी 3 kg है जन्म के समय और 5 मंथ में पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 6 kg। और यदि यही बात की जाती ट्रिपल की, तो ट्रिपल होता कब, 1 ईयर में, और क्वाड्रिपल होता 2 साल में। तो बच्चे का यदि डबल वजन पूछे तो 5 से 6 महीने में, ट्रिपल पूछें तो 1 साल में, और क्वाड्रिपल पूछें तो 2 साल में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ वेट के। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 kg। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 51 सेंटीमीटर या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर। तो एक एवरेज इंडियन बेबी की हम बात करें तो 50 से 55 सेंटीमीटर तक जो लेंथ होती है। लेकिन एज ऑन हम ऑप्शन के जाते हैं, एज ऑन ऑप्शन के जाते हैं तो आपका आंसर होगा 45 से 51 तक। कितना, 45 to 51, क्योंकि 55 क्या है यहाँ पर हाईएस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज की हम बात करें कितना होगा, 45 से 51 सेंटीमीटर। एक जो बच्चा है उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होगी, लंबाई कहलाएगी कितनी, 45 से 51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी डबल ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन, किस एज में बच्चे की जो लंबाई है वो डबल हो जाएगी जो उसके वजन के टाइम पे थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल की 5 साल। बच्चे की लेंथ की बात हो रही, वजन तो आपको पता है कि डबल 5 से 6 महीने में होगा और ट्रिपल 1 साल में होगा। अब बच्चे की लेंथ की हम बात करते हैं तो डबल कब हो जाएगी, 4 साल में। कब होगी, 4 ईयर। कब होती है डबल, 4 साल में। नेक्स्ट वन, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल सेट। तो जो बर्थ वेट है बेबी का ट्रिपलेट्स का वो कितना होगा, सॉरी बच्चे का जो वजन है वो 3 गुना कब होगा, 9 मंथ में, 12 मंथ में, 18 मंथ में कि 15 मंथ में। जैसा हमने पहले पढ़ा कि डबल तो हो जाता है 5 से 6 महीने में, वो ट्रिपल हो जाता है कब, 1 साल में, दैट मीन्स 12 मंथ ऑफ एज पे।
एंटीटसिव ड्रग आर द ड्रग दैट इनहिबिट द, तो कौन सी ड्रग है इसको हम एंटीटसिव ड्रग कहेंगे, या फिर एंटीटसिव ड्रग हम किसको इनहिबिट करने के लिए यूज करेंगे, कफ को, स्वेटिंग को, एक्सेसिव टीयर्स को, कि ईचिंग के लिए। तो एंटीटसिव ड्रग, आप जब खांसी की दवाई लेने जाते हैं उस पर एंटीटसिव लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एंटीटसिव, और सिरप फॉर ड्राई कफ। तो यहाँ पर एंटीटसिव ड्रग है किसको इनहिबिट करने का काम करती हैं, कफ को, किसके लिए, खांसी को इनहिबिट करने का काम करेंगे कौन, एंटीटसिव ड्रग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज द इन प्रेगनेंसी विच इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV। तो प्रेगनेंसी में कौन सा कॉमन टेस्ट होगा HIV को डायग्नोज करने के लिए, एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल काउंट टेस्ट, या फिर PCR। अब यहाँ पर PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूछा है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, चारों के 4 एग्जाम में आते हैं। HIV में एलिजा भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, CD4 सेल काउंटिंग भी होती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी में पूछा है कि कॉमन टेस्ट कौन सा होगा HIV के लिए, तो होगा CD4 T सेल काउंट, जिसमें जो CD4 T सेल काउंट कितना है, 200 से भी कम हो जाएगा, लेस देन 200 तक हो जाएगा, किसमें, HIV में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। एग्जाम में आता है कि HIV एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एलिजा एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर HIV के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो और सकरा पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम, कंसील, एम्पुला, या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो क्या है, इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्या है, इंटरस्टिशियल पोर्शन। यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन पूछे तो वो होता है एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर, एम्पुला में। सबसे नैरो पार्ट पूछते हैं तो वो इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्लियर है। और फैलोपियन ट्यूब में यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको कहते हैं साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज द बर्थोलिन सिस्ट इज ट्रीटेड बाय। आपने बर्थोलिन ग्लैंड कई बार पढ़ा है कि वो वेजाइना के ऊपर दोनों साइड रहेंगी, मॉइस्चराइज से बनाने का काम करेंगी। तो यहाँ पर बर्थोलिन सिस्ट को आप कैसे ट्रीट करेंगे, पार्शियल एक्सिजन करेटेज से, मार्सुपिलाइजेशन से, मेडिकल थेरेपी से, कि लेज़र थेरेपी से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बर्थोलिन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, तो वो होता है मार्सुपिलाइजेशन। किससे, मार्सुपिलाइजेशन एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें जो सिस्ट रहेगी उसको क्या किया जाएगा, काट के अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्सुपिलाइजेशन प्रोसेस है बर्थोलिन सिस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्या, मार्सुपिलाइजेशन। एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है, आई थिंक के हिमाचल प्रदेश में जब एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें आया था मार्सुपिलाइजेशन। सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एब्सेस या फिर सिस्ट को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी है कि तो बर्थोलिन सिस्ट है, क्या है, बर्थोलिन सिस्ट है, इसके लिए मार्सुपिलाइजेशन प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिसमें जो भी सिस्ट है पहले उसको ओपन किया जाएगा कट लगा के, फिर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाएगा, जो भी पस है उस सिस्ट में या फिर फ्लूइड है कट लगा के बाहर निकाला जाएगा, देन उस सिस्ट को क्या कर दिया जाएगा, स्टिच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्किन को स्टिच कर दिया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, कंगारू पाउच। जनरली फ्लूइड बाहर निकाला जाता है जब भी कोई भी सिस्ट से, तो यहाँ पर जो एक सैक बनेगा यहाँ पर फ्लूइड निकालने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, कंगारू पाउच। नेक्स्ट वन, गार्डनर्स डक्ट सिस्ट इज सीन इन। तो गार्डनर डक्ट कहाँ देखने को, सिस्ट देखने को कहाँ मिलेगी, वेजाइना में, हाइमन में,
लेबिया माइनोरा की सर्विक्स में जो वर्थोलिन सिस्ट है वेजाइना के दोनों साइड एक एक ग्लैंड होती है वर्थोलिन ग्लैंड उसमें होगी। और जो गार्डनर डक्ट सिस्ट है ये देखने को मिलेगी कहाँ पर, वेजाइना में। कहाँ पर, वेजाइना में। ये या तो बिनाइन हो सकती है, जनरली ये मेनली क्या होती है, बिनाइन मतलब फैलेगी नहीं, जो कि वॉल्फियन डक्ट, जो फीमेल में वॉल्फियन डक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। इस सिस्ट को क्या कहा गया है, गार्डनर डक्ट। All of the following drug is used for post-coital contraception except, सभी मेडिसिन एज अ पोस्ट-coital contraception के तौर पर यूज़ की जाएंगी, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स के बाद यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेनाजोल, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, तो सब कुछ पोस्ट-coital contraceptive मेथड में आएगा किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल तो जो आईपिल आइकेन है वो है जो विदिन 72 घंटे के ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तभी इफेक्टिव होंगी। ओसीपी पिल्स आ जाएंगी, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल आ जाएगा जो कि माला एन और माला डी में रहेगा। लेकिन जो डेनाजोल है, क्या है, डेनाजोल है जो कि एंडोमेट्रियासिस या फिर ब्रेस्ट डिसीज को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये मेडिसिन जनरली, ये मेडिसिन जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसके लिए यूज़ नहीं की जाती है, डेनाजोल। क्या है तो यहाँ पर आपका आंसर डेनाजोल। बाकी ये तीनों पोस्ट-coital contraceptive मेथड में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय DMPA। तो DMPA एक क्या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या है, DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट करवाना होता है इंट्रामस्कुलरली। जो DM जिसको हम शॉर्ट नाम से भी जानते हैं मार्केट में, क्या है, डेपो-प्रोवेरा, या फिर इसको शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। हर एवरी 3 मंथ में इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जब इसको जो हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है तो इसके सभी रीजन हो सकते हैं, मतलब सब कुछ इसके कॉज हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। वेट गेन हो सकता है आपका, एमनोरिया हो सकता है, जो रेगुलर साइकिल है आपका, जो पीरियड्स है हर 28 दिन में आता है तो वो 40 में आए, 35 में आए, ये रेगुलरिटीज़ हो सकती है। लेकिन थ्राम्बो एम्बोलिज्म इससे डेवलप नहीं होगा, किससे, DMPA से। तो DMPA क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि हर महीने में एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करवाया जाता है। इसका ब्रांड नेम है डेपो-प्रोवेरा, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट और DMPA, जो कि हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलरली लगवाया जाता है फीमेल में। और यहाँ पर इसका जो मार्केट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ये किस नाम से आता है, अंतरा, किससे, अंतरा के नाम से अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट इज द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एब्डोमेन है वहाँ पर वाइट कलर की लाइन बन जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे, लाइना नियाग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी मास्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूरे एब्डोमेन पर वाइट कलर, वाइट पिंक टाइप के जो मार्क बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। लोकल और जो हम लैंग्वेज में कहते हैं जो सबको समझ में आए वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेच मार्क। और इन्हीं स्ट्रेच मार्क को हम क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। लाइना नियाग्रा तो जो लाइन होती है एक्सीफेस्टर्नम से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक वो कहलाएगी, जो सीधा बेली से लेते हुए प्यूबिस सिम्फाइसिस तक रहेगी वो। लेकिन हिस्टीरिया ग्रेविडेरम में क्या होगा, एब्डोमेन के अलावा ये जो स्ट्रेच मार्क है हिस्टीरिया ग्रेविडेरम है थाई में, बटक में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, अ नर्सिंग मदर हैज क्रैक्ड निपल्स विच इज एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज केयर ऑफ अ क्लाइंट। तो यदि माँ को, नर्सिंग मदर का मतलब है लैक्टेटिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती हो, क्या हो, क्रैक्ड निपल हो, तो यहाँ पर एक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उस मरीज की केयर करने के लिए, अप्लाइंग द बेंजोइन टू टफर द निपल्स, कीपिंग द निपल्स कवर्ड विथ वार्म मॉइस्ट पैक,
ऑफरिंग टू गिव बेबी अ बॉटल एक्सपोजिंग द निपल टू एयर एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्रैक्ड निपल है, तो ऐसे केस में ना तो आपको बच्चे का दूध पिलाना बंद करवाना है, हाँ यदि माँ को कोई डिसीज़ है तब करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं करवाना है। ऐसे केस में आपको निपल्स को एक्सपोज करने के लिए कहना है कि आप एयर में एक्सपोज कीजिए, ताकि जो एयर जाएगी जिसके कारण जो क्रैक निपल है वो क्या होंगे, हील होंगे और ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप पढ़े हैं पेल्विस के, तो यहाँ पर वही है कि कौन सा टाइप यहाँ पे नहीं है, एंड्रॉइड, ऑब्स्टेटॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो हमने पढ़ा है एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेटॉइड हमने नहीं पढ़ा है। क्या है, ऑब्स्टेटॉइड टाइप हमने नहीं पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो क्वेश्चन नंबर 51 से होगा 100 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिसीज है। इसके लिए 5S ट्रीटमेंट है जो यूज किया जाता है। फर्स्ट 5S का मतलब है यहाँ पर एडिसोनियन क्राइसिस के लिए सॉल्ट, शुगर, स्टेरॉइड्स, सपोर्ट एंड सर्च फॉर प्रेसिपिटेटिंग इलनेस। दैट मीन्स किस चीज से इलनेस जो हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 5 ऐसे याद रखना है। फर्स्ट थिंग, यदि एडिसोनियन वाला मरीज है और इनकेस उसको आपको पता है या फिर जिस मरीज को उसको प्रॉब्लम है, यदि उसकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट आउट होती है तो सबसे पहले यदि उसके पास खुद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो या तो दूसरों से इंजेक्ट करा ले या खुद कर ले, क्योंकि इसी से उसकी जान है जो बच सकती है। अदरवाइज ऐसे केस में, इमरजेंसी वाले केसेस में कभी कभी सही टाइम पर मेडिसिन या ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण जान भी जाती है। तो एडिसोनियन क्राइसिस वाला यदि मरीज है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी ट्रीट करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो सबसे पहले इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, क्लाइंट विथ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में रखा था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जो सिंड्रोम है, क्या है, Sjögren syndrome is an autoimmune disorder in women is scheduled for surgery. The correct nursing action would be, तो यहाँ पर महिलाओं में एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। क्या है ऑटो इम्यून, मतलब उनकी खुद की बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पर जो सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम में एज अ नर्स है जो सर्जरी कंसीडर की गई है आपके क्लाइंट की, तो आप है जो सबसे पहले क्या करेंगे, हैव अ humidifier at the bedside when the client turns from surgery, lubricate the client's eye with ointment before surgery, tell the client that nothing can be taken by mouth for 12 hours, या फिर withhold antidepressant therapy for 6 hours after the surgery। आपको जब पता होगा कि सिंड्रोम है क्या, Sjögren सिंड्रोम है क्या, जब आप मरीज के लिए जो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। क्लियर। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आंखें और मुंह दोनों क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। क्या रहेंगे, आंखें और मुंह दोनों ड्राई रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि ड्राइनेस ही है। ड्राई थ्रोट, लिप्स, स्किन, माउथ, नोज, ये सब क्या है, ड्राई रहेगा। आंखें, तो यहाँ पर यदि ड्राई ये सभी चीजें होती हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे ऐसे केस में। अब आपका जो ड्राइनेस, तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या, ड्राइनेस। अब यहाँ पर ड्राइनेस हो रही है तो आप क्या करेंगे, आंखों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आंखों में और मुंह में सबसे ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है Sjögren सिंड्रोम की प्रॉब्लम में। तो आपको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। किससे, ऑइंटमेंट से। लुब्रिकेट द क्लाइंट्स आईज विथ ऑइंटमेंट बिफोर द सर्जरी। क्लियर है, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम है क्या, जब तो आंसर देंगे आप लोग। तो ये क्या है, ड्राइनेस है, आंखों की ड्राइनेस। ड्राइनेस है कहां पर, आईज में भी हो सकती है, मुंह में भी हो सकती है, थ्रोट में भी हो सकती है, स्किन में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको इस तरीके से आते हैं तो आपको क्या कहना है, लुब्रिकेट द क्लाइंट्स आईज विथ ऑइंटमेंट बिफोर द सर्जरी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग अ हेड इंजरी, a client has not
कफ और गैग रिफ्लेक्स द करेक्ट नर्सिंग एक्शन फॉर फीडिंग दिस क्लाइंट इज टू। तो यदि सिर पर चोट लगने के कारण ना तो आपका क्लाइंट खांस रहा है, ना ही गैग रिफ्लेक्स मतलब ऐसा लगेगा वॉमिटिंग होने वाली है लेकिन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे? पोजिशन द हेड ऑफ बेड एट 90 डिग्री फॉर मील्स, गिव ओनली सॉलिड फूड, गिव ओनली थिक लिक्विड्स या फिर यूज अ फीडिंग ट्यूब। तो यहाँ पर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है हेड इंजरी के बाद, तो ऐसे केस में आप फीडिंग ट्यूब यूज करेंगे। क्या करेंगे आप? फीडिंग ट्यूब है जो यूज करेंगे, क्योंकि उसको ये चीजें फील नहीं हो रही हैं, न गैग रिफ्लेक्स फील हो रहा है उसको, न ही खांसी आ रही है, क्योंकि खांसी आएगी तो पता चलेगा कि जो पूरा खाने पीने का आइटम है या फिर जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है, लेकिन जब भी गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फीडिंग ट्यूब के थ्रू है जो मरीज को खाना पीना खिला सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ वुमन हु हैज रिसीव्ड रेडिएशन थेरेपी says that she feels like she is voiding through the vagina. This client may be experiencing, यदि किसी क्लाइंट की क्या हुई है? रेडिएशन थेरेपी उसको दी गई है, तो वो रेडिएशन थेरेपी की बात कहती है, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे वेजाइना के थ्रू क्या कर रही है? वॉइडिंग कर रही है। वॉइडिंग में आपकी यूरिन है जो हो सकती है, या फिर मोस्ट ऑफ दी वेजाइना के थ्रू है, मतलब क्या है? हो सकता है कि स्टूल पास हो रहा है साथ में, कैसे फील हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, डेवलपमेंट ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला या रप्चर ऑफ द ब्लैडर। यहाँ पर क्या हो रहा है जिसके कारण उसको लग रहा है कि वेजाइना के थ्रू ही स्टूल पास हो सकता है, वॉइडिंग वाली फीलिंग है जो उसको आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? एक कंडीशन आप कह सकते हैं कि उसको वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला में क्या है? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ब्लैडर रेक्टल मसल के बीच में, तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द डेवलपमेंट ऑफ अ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। यहाँ पर आपको वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला का मतलब एक ओपनिंग टाइप से होना, और तब होती है जब यहाँ पर कुछ ना कुछ वीकनेस रहे तब। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है? ए वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। क्लियर है? यदि उसको फीलिंग हो रही है कि क्या हो रहा है? उसको वॉइडिंग टाइप से, मतलब उसको लग रहा है कि यूरिन पास हो रही है वेजाइना के थ्रू, दैट मीन्स आप क्या कहेंगे उसको? कि द डेवलपमेंट ऑफ अ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट वन, a client with diabetes has the blood sugar of 300 mg per dl and sodium is 33. What nursing intervention is indicated to manage the sodium with this client? यदि आपके मरीज का ब्लड शुगर लेवल 300 mg पर dl है, बहुत ज़्यादा है, और सोडियम कितना 133 है, तो एज अ नर्स आप है जो पेशेंट की केयर में क्या करेंगे मैनेज करने के लिए? पैट द साइड रेल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग अ पॉसिबल सीजर्स, notify dietary department to send salt tables, encourage the client to drink water, monitor sodium return to normal with lowering of blood sugar। तो यहाँ पर यदि मरीज का जो ब्लड शुगर लेवल 300 mg पर dl है, सोडियम 133 है, ऐसे केस में आप उसको मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे कि उसका सोडियम लेवल के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल भी डाउन हो जाए। ऐसे केस में इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जा रही है, क्या होगा? आप उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ बीटा ब्लॉकर नर्स शुड फर्स्ट, बीटा ब्लॉकर्स यूज क्यों किए जाते हैं? जब ये पता होगा तब आप आंसर दे पाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाई बीपी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद आप क्या करेंगे? टेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, place the client in an upright position before the client swallows the drug, take the client's blood pressure and heart rate, ask the client if there have been any adverse effects। तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स क्यों दिए? बीपी को डाउन जो मैनेज करना, हाई बीपी की कंडीशन है उसको क्या करना है? मैनेज करना है, तो आपने बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर किए। अब बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद बीपी को ही आप मेजर करेंगे, किसके लिए? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी।
nurse is caring for a client who is hospitalized with severe pregnancy-induced hypertension. What would be an appropriate nursing intervention for this client? तो यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन पेशेंट के लिए हुई है, तो एज अ नर्स आप उसके लिए क्या इंटरवेंशन लेंगे? इनकरेज विजिटर्स टू स्पेंड टाइम विथ हर, कीप हर इन द सुपाइन पोजीशन, कीप हर रूम डार्क एंड लिमिट नर्सिंग विजिट्स, या फिर कीप हर ऑन मॉडिफाइड बेड रेस्ट इन अ लेटरल पोजीशन। क्या करने के लिए कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, प्रेगनेंसी में उसका बीपी अचानक से क्या हो गया? हाई हो गया है, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या करने के लिए करेंगे? तो उसको सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप स्ट्रेट लेट जाओ, ना ही विजिटर्स को इनकरेज करेंगे यहाँ पर, ना ही रूम को डार्क करेंगे यहाँ। और नर्सिंग विजिट तो लिमिट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है? आपको उसको चेक करना है, उसको मॉडिफाइड बेड रेस्ट करवाना विद द लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करवाना है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड बीपी बढ़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? लेटरल पोजीशन लीजिए और रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट इज a 34-year-old client with type 1 diabetes since age 5 ask a nurse for advice regarding method of birth control. Which method of birth control is the best choice for a client with type 1 diabetes? आपके मरीज की एज है 34 साल, उसको जो डायबिटीज फर्स्ट हुआ है जब वो 5 साल की उम्र की थी, तो ऐसे में वो आपसे बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? दिमाग में आपको रखना है कि मरीज को डायबिटीज है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज है, तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या करने को कहेंगे? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डायफ्राम या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। तो जब भी मरीज डायबिटीज वाला हो, हाई बीपी वाला हो, या फिर उसको कोई क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो, तो आप उसको आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओरली है अवॉइड करने को ही कहेंगे, क्योंकि इनके कॉम्प्लिकेशन भी है, साइड इफेक्ट भी है एज कंपेयर टू डायफ्राम कॉन्डोम के कम है। तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या प्रेफर करने के लिए कहेंगे? डायफ्राम हो सकता है, कॉन्डोम हो सकता है, मतलब आप बैरियर मेथड अपना सकते हैं, बट यहाँ पे आप ना तो उसको आईयूडी इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, क्योंकि ये क्या हार्मोनल है और मरीज को इनसे नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, फीचर इन कैटाटोनिक प्रोमिनेंट सिजोफ्रेनिया इज। क्या फीचर है कैटाटोनिक प्रोमिनेंट सिजोफ्रेनिया के? डिल्यूजन है, मार्क डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर, सोशल विड्रावल या इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर कैटाटोनिक वर्ड जुड़ जाए, दैट मीन्स आपके मोटर फंक्शनिंग डिस्टर्ब होंगे। कैटाटोनिक का मतलब है आपके जो बॉडी की फंक्शनिंग है, स्पेशली मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका क्या? मार्क डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर। क्या है? मार्क डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर। नेक्स्ट वन, 65, which of the following is not recommended step of active management of the third stage of labor? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है, एक्टिव मैनेजमेंट कौन सा नहीं है? एक्टिव मैनेजमेंट कौन सा नहीं है? तीसरी स्टेज है जो लेबर की। ऑप्शन में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग इमीडिएटली आफ्टर फीटल डिलीवरी, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा, इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन, या फिर मसाजिंग द यूटेराइन फंडस। क्या आपको नहीं करना है थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में? पहली स्टेज होती है क्या? सर्विक्स डायलेट होने की, दूसरी होती है फीटल एक्सपल्सन की, और तीसरी होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन की स्टेज। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है? एग्जाम में आपको आता है AMTSL। AMTSL का मतलब होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यूट्रोटोनिक ड्रग आपको एडमिनिस्टर करना है जस्ट बिकॉज कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर आते रहेंगे। यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आते रहेंगे फीटल डिलीवरी के बाद भी, तो प्लेसेंटा भी बाहर आएगा, और साथ ही साथ पोस्टपार्टम हेमरेज जो ब्लीडिंग है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉर्ड ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करना है आपके लिए, और यहाँ पर फंडल मसाज करनी है। फंडल मसाज की जाएगी ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए। और यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन में कहा है कि विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा, ऐसा नहीं है। फीटल एक्सपल्सन के बाद एटलीस्ट आपको 15 से 30 मिनट तक वेट एंड वॉच करना है, ना कि हड़बड़ाहट में
प्लेसेंटा की डिलीवरी भी तुरंत करानी विदाउट एनी डिले, फीटल एक्सपल्सन के जस्ट तुरंत बाद। ऐसा जो प्रीमी पैरामदर होती है उनमें एटलीस्ट 30-30 मिनट तक का टाइम लग जाता है प्लेसेंटा को बाहर आने के लिए। जब ये प्लेसेंटा यदि 30 मिनट तक बाहर नहीं आएगा तब प्रॉब्लम होती है, तब प्रॉब्लम होगी, उसको कहेंगे रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड का मतलब अंदर ही रह गया प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नॉट रिकमेंडेड स्टेप कहा गया है AMTSL में, तो ये नहीं है। AMTSL में किया क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा ताकि प्रॉपर जो भी कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के वो आते रहे। और आपको क्या करना है, वेट करना है प्लेसेंटा के बाहर आने के लिए 15 से 30 मिनट तक, फंडल मसाज करनी है, कॉर्ड रिट्रैक्शन को प्रिवेंट करना है। क्लियर। इसके जो स्टेप है वो क्या है, यूट्रोटॉनिक ड्रग आफ्टर द बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद यूट्रोटॉनिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, फंडल मसाज करना है। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा। क्या है, विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा, जो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, diminished intensity lower than 10 mm of Hg, the duration shortened less than 20 to 30 seconds and presence of good relaxation between contraction although the interval between contraction is increased are the characteristics of। तो diminished intensity 10 mm of Hg से भी कम हो गए कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 20 से 30 सेकंड के टाइम के लिए भी और इससे कम टाइम के लिए आ रहा है। इंटेंसिटी क्या है, घट गई 10 mm of Hg से भी कम, ड्यूरेशन भी 20 से 30 सेकंड तक का बचा है, और एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद जो रिलैक्सेशन भी क्या, और अच्छा खासा बीच में गैप होकर रिलैक्सेशन हो रहा है, इंटरवल भी कॉन्ट्रैक्शन के बीच में बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है, यूटेराइन एक्टिविटी, हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी, हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी या फिर नॉर्मल यूटेराइन एक्टिविटी। क्या होगा कि जो जरूरत है उससे कम, लोअर देन 10 mm of Hg इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन भी कम हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद यूट्रस अच्छी खासी टाइम के लिए रिलैक्स भी हो रही है। तो ये क्या है, ये कहलाएगा हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी। क्या है, हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी। एक तरीके का डिस्फंक्शनल लेबर ही है, डिस्फंक्शनल लेबर है, जो कि यहाँ पर जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, एक बार आके रिलैक्स हो गए, तब सही से जो डिलीवरी कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर वही चीज है, यदि हाइपर है मतलब बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लेबर बहुत फास्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होंगे। और हाइपो में फीटल मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, ज्यादा ड्यूरेशन गैप से आएंगे, फीटस की कभी कभी किसी केस में एग्जॉशन के कारण डेथ भी हो सकती है। क्लियर। यदि कम है तो पिटोसिन देके बढ़ाया जाएगा। एक चीज दिमाग में रखें, हाइपो है तो पिटोसिन ऑक्सीटोसिन देके, यूट्रोटॉनिक ड्रग देके बढ़ाए जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। यदि बड़े हुए हैं तो उनको कम करने के लिए कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द ब्रो प्रेजेंटेशन। तो ब्रो प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल एंड द ऑर्बिटल रिज, पोस्टीरियर फॉन्टेनल एंड द चिन, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द चिन, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द ऑर्बिटल रिज। तो यहाँ पर ब्रो प्रेजेंटेशन का क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन मतलब सेफेलिक प्रेजेंटेशन है। क्या है, प्रेजेंटेशन सेफेलिक है, लेकिन जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, ब्रो वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे सबसे आगे होगा एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द ऑर्बिटल रिज। ये देखिए यहाँ पर आप, ये रहा। जब प्रेजेंटेशन क्या हो, वर्टेक्स हो, वर्टेक्स में एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन होगा, एंगेजिंग डायमीटर होगा क्या, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, फिर डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपिट। यदि ब्रो प्रेजेंटेशन की हम बात करें, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ब्रो है। क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो है, तो एंटीरियर फॉन्टेनल और ऑर्बिटल रिज है जो सबसे सामने, जो यूट्रस जो पेल्विस में ये अपना प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, सबसे पहले जो प्रेजेंट पार्ट रहेगा वो क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड द ऑर्बिटल रिज। नेक्स्ट वन,
हाउ लॉन्ग डज द ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अ वुमेन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये क्वेश्चन यूपी में आया हुआ था, एमपी में भी आया है। जो ल्यूटियल फेज है वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कितने टाइम के लिए रहती है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन के लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेस है, सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज की बात की जा रही है जो होती है 14 दिनों की। ये देखिए, फीमेल सेक्सुअल साइकिल, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स, तो ये सभी सेम है। अब यहाँ पर बात करें आप फॉलिकुलर फेज की, आपको हो सकता है फॉलिकुलर फेज पूछे। फॉलिकुलर फेज कितनी होती है? 14 दिन की। ल्यूटियल फेज भी होती है 14 दिन की। अब जो सेक्रेटरी फेज होती है, क्या है? सेक्रेटरी फेज या फिर जिसमें ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड कहलाता है कितना? 5 दिन का। कितना होता है? होता है 5 दिन का। मेंस्ट्रुएशन फेज होती है 5 दिन की। यदि यहाँ पर बात की जाए ल्यूटियल फेज की, तो वो होती है 14 दिन की। नेक्स्ट वन, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर पीरियड से, इसमें होता क्या है? एवरीवन शेडिंग होती है, एंडोमेट्रियम की क्या होगी? शेडिंग होगी। तो यहाँ पर जिन लेडीज में यदि ये शेडिंग जब बहुत ज्यादा होने लगती है, कब होती है? तो हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण, पीसीओडी के कारण या फिर कुछ और अदर रीजंस के कारण। तो यहाँ पर नॉर्मली पूछे तो वो पीरियड्स, यदि मेंस्ट्रुएशन पीरियड पूछे तो 5 दिन का रहेगा। यदि फेजेस की बात करें तो ल्यूटियल पूछे तो 14 दिन की। टोटल यदि बात करें तो कितना? 28 दिन का, यदि एक बेसिक साइकिल की बात की जा रही हो तब। नेक्स्ट वन, अ ब्रॉड कर्व्ड एरिया इन विच फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू द यूट्रस, इट्स कॉल्ड एज। तो एक ब्रॉड कर्व्ड एरिया है जिससे फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होगी यूट्रस से। एक पाइपिंग एरिया रहेगा जहां से फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होगी। देखिए यहाँ पर इस वाले एरिया की बात की जा रही है। ऊपर आप एक इमेज देखिए, तो यहाँ पर ये रही फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड। अब यहाँ पर ये रहा यूट्रस। तो यहाँ पर जो एरिया है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्या? फंडस। क्या कहलाएगा? फंडस। देखिए आप, जो ये रही फैलोपियन ट्यूब, क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फिमरी है जो यहाँ पर ओवरी से अटैच रहेंगी, फिमरी ओवरी से अटैच रहेंगी। अब यहाँ पर इस यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस के बीच का जो कनेक्शन बनाएगा, कर्व्ड एरिया भी कहा गया है। तो ये फंडस, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पे होगा एम्पुलरी पार्ट में। कहाँ पर? एम्पुलरी पार्ट में फंडस। तो ये है यहाँ पर यूट्राइन फंडस। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सर्वाइकल डायलेटेशन इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर? ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर में सर्विक्स का डायलेटेशन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, 3 से 7 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर 0 से 3 सेंटीमीटर। कितना सर्वाइकल डायलेटेशन होगा ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर में? तो ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर में जो सर्विक्स डायलेट होगी वो होगी 8 से 10 सेंटीमीटर तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज होती है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर दैट मीन्स सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स का पूरा 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना। अब इसमें 3 फेज होती है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। तो लेटेंट फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं माइल्ड रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे और धीरे धीरे आएंगे, जो कि जिसमें सर्विक्स 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। कितना? 0 to 3 सेंटीमीटर तक। और जो ड्यूरेशन लगेगा वो 6 से 8 घंटे तक हो सकता है। फिर आती है एक्टिव फेज। क्या है? आप इसके लिए LAT नाम से भी याद रख सकते हैं। यदि आपको जो फेजेस है इनमें याद करने में कंफ्यूजन होती है, LAT, लात, हिंदी जो बुंदेलखंडी में बोले तो लात या फ्लैप, किसी भी नाम से। L दैट मीन्स लेटेंट फेज, जो सबसे पहले होगी, 0 से 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी, 6 से 8 घंटे का टाइम लग सकता है। एक्टिव फेज में मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जो कि सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेट होगी। यदि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो 4.5 या 5 घंटे लग जाते हैं। यदि मल्टीपैरा है तो 2 से 2 या फिर 1.5 आवर में ही कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है ट्रांजिशनल, जिसमें सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो जाती है और इसमें जो डायलेटेशन होगी सर्विक्स पूरी होगी। पूरी का मतलब 7 से 10 सेंटीमीटर तक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि कहा है कि ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। ट्रांजिशनल की बात की जाए तो कितना होगा? 8 to 10 सेंटीमीटर। यदि 0 to 3 पूछते, आपसे लेटेंट फेज के बारे में पूछते, तो यहाँ पर आपको 0 to 3 कहते, तो आप क्या कहते? लेटेंट फेज। क्लियर? लेटेंट फेज। फिर यहाँ पर आपको कहते
लेटेंट के बाद तो आपका आता है एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज कितनी होती? एक्टिव फेज होती है आपकी 3 से 7 सेंटीमीटर। लास्ट में आती है आपकी क्या? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल फेज कितनी होगी? 8 से 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच फेज विल द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट अबाउट 60 to 90 सेकेंड इन अ नॉर्मल फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब देखिए यहाँ पर कहा है कौन सी स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन है जो कि 1 से 1.5 मिनट तक, मतलब 60 से 90 सेकेंड तक कंटिन्यूअस रहेंगे। लेटेंट फेज में, कंडक्शन, ट्रांजिशनल या फिर एक्टिव फेज में। और ये भी कहा है कि पहली स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ओनली फर्स्ट स्टेज में आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज में इतने फास्ट आते हैं जब जाके पूरी सर्विक्स डायलेट होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कौन सी स्टेज होगी जिसमें कॉन्ट्रैक्शन 60 से 90 सेकेंड तक रहेंगे? तो वो होगी आपकी ट्रांजिशनल फेज। कौन सी? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज यहाँ पे इसलिए ताकि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लंबे टाइम के लिए ड्यूरेशन बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी बढ़ गई, ड्यूरेशन बढ़ गया, और जो कि 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट तक रहेंगे, तो वो होगी ट्रांजिशनल फेज। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, 69 वाला जो क्वेश्चन है, इन एम्ब्रियोलॉजी विच पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट फॉर्म्स द यूट्रस। तो एम्ब्रियोलॉजी में मतलब यहाँ पर 8 वीक के टाइम की प्रेगनेंसी की बात की जा रही है। मलेरियन डक्ट है जो यूट्रस बनाती है। मलेरियन डक्ट फॉर्म्स द यूट्रस। कौन सा पार्ट मलेरियन डक्ट का यूट्रस बनाएगा? सेकंड पार्ट, विच लाइज हॉरिजेंटली एंड क्रॉस द इप्सिलियल वॉल्फियन डक्ट एंटीरियरली। थर्ड पार्ट, विच इज वर्टिकल एंड जॉइंस इट्स काउंटर पार्ट द मिडिल। या फिर फर्स्ट पार्ट विच इज वर्टिकल या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट। जो मलेरियन डक्ट का यूट्रस, जो मलेरियन डक्ट है इसका कौन सा पार्ट यूट्रस बनाता है? तो ये थर्ड पार्ट। कौन सा? थर्ड पार्ट। मलेरियन डक्ट का जो थर्ड पार्ट है, विच वर्टिकल्स एंड जॉइंस इन द काउंटर पार्ट इन द मिडिल। तो ये रही यहाँ पर मलेरियन डक्ट। किसी किसी केस में कंबाइंड होके फ्यूज नहीं हो पाती है, तब यहाँ पर जो या तो सेपरेट यूट्रस हो जाती है, क्योंकि यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और ये क्या रहेगी एट द टाइम जो एम्ब्रियोलॉजिक पीरियड में ये क्या होगी? डेवलप होगी। यहाँ पर जो फॉर्मेशन की बात की गई है वो क्या होगा? यहाँ पर कौन सा पार्ट बनाएगा? तो तीसरा हिस्सा इसका कौन सा? थर्ड पार्ट, विच इज वर्टिकल, ए वाला, एंड जॉइंट्स इट्स काउंटर पार्ट इन द मिड लाइन, बीच में आके मिल जाएगा, तो ये बनेगी मलेरियन डक्ट, फ्यूज्ड मलेरियन डक्ट। आफ्टर दैट क्या बनाएगी? यूट्रस। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following thermal treatment method of waste disposal does not require। तो इनमें से कौन सी थर्मल ट्रीटमेंट मेथड है डिस्पोजल की जिसकी जरूरत नहीं है? गैसिफिकेशन, इंसिनरेशन, क्लोरोलाइसिस या फिर पायरोलाइसिस। कौन सी मेथड है जो डिस्पोजल के लिए जरूरी नहीं है? तो यहाँ पर वो कौन सी मेथड होगी? इंसिनरेशन जरूरी होती है, गैसिफिकेशन मतलब फ्यूमिगेशन भी जरूरी है, क्लोरोलाइसिस भी जरूरी है, लेकिन जो जरूरी नहीं है वो क्या होगा? वो होगा पायरोलाइसिस। क्या है? पायरोलाइसिस। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पायरोलाइसिस। और ये मेथड में क्या होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंट के बिना ही। इस मेथड में क्या है? हीटिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर है जो सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हाई टेम्परेचर पर है जो यूज किया जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थर्मल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है जो कि वेस्ट डिस्पोज के लिए नहीं होगी, तो क्या होगी? वो कहलाएगी पायरोलाइसिस। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वेक्टर की जरूरत किसमें नहीं पड़ेगी? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में मच्छर रिस्पॉन्सिबल है, चिकनगुनिया में, लीशमैनियासिस में। लेकिन कोलेरा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट विब्रियो कोलेरा ही इसके लिए क्या करेगा? कॉज करेगा। कोलेरा का एक एग्जाम में फीचर आता है, वो होता है राइस वाटर स्टूल। ड्रग ऑफ चॉइस होती है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। बीच में मे बी 2-3 मंथ बैक ये जो कोलेरा है ये फैला था पौंडुचेरी में, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है, जो ओनली पौंडुचेरी के कुछ गांव को इसने अफेक्ट किया था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द 4 C's फॉर गुड फूड हाइजीन। गुड फूड हाइजीन के लिए जो 4 C है वो कौन से हैं? क्लीनिंग, कुकिंग, कल्चरिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन,
cleaning, cooking, cutting and cross contamination, cleaning, cooking, compact packing and cross contamination, या फिर cleaning, cooking, chilling and cross contamination। 4C, 4C गुड फूड हाइजीन कौन से हैं? सबसे पहले खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है क्या? क्लीनिंग। क्या है? क्लीनिंग है, कुकिंग है, चिलिंग मतलब ठंडा, फिर क्रॉस कंटामिनेशन मतलब क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है। तो जो 4C है गुड फूड हाइजीन के, वो क्या है? वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। नेक्स्ट वन, which of the following provides the independent scientific assessment on microbiological and chemical hazards that form the basis for international food standard guidelines and recommendation? तो यहाँ पर क्या है? क्या है जो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक असेसमेंट है जो कि आपके जो खाने पीने की चीजें इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड को, गाइडलाइंस को मैनेज करके रखती हैं? क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क या फिर सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जो कि साइंटिफिक असेसमेंट के तौर पर, नहीं तो खाने पीने की चीज़ों में पता नहीं कौन क्या मिला दे, केमिकल हैजार्ड्स के लिए भी, इन सभी चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर की एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। क्या करती है कि जो भी खाने पीने के आइटम्स हैं उनमें कुछ केमिकल्स ऐसे तो नहीं है जो खाने लायक नहीं है, इस क्या गाइडलाइंस है सभी मैनेज करेगी इंटरनेशनल लेवल पर। तो क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। और इसकी स्थापना की थी WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मई 1963 में। याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको आ सकता है। WHO और FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। WHO का है कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Next one, the nurse is receiving the laboratory result of a woman with preeclampsia severe who is receiving intravenous magnesium sulfate. Which of the following magnesium level is within the therapeutic range? तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, प्रीएक्लेम्सिया है मरीज को, लेबोरेटरी रिजल्ट से पता चला है कि उसको क्या है? प्रीएक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप हुई है। मैग्नीशियम सल्फेट एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज किया जाता है प्रीएक्लेम्सिया को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर थेरापीटिक रेंज क्या होगी? NGSO4 की मैग्नीशियम लेवल है जो, इसकी क्या रेंज होगी? 1 MEQ पर लीटर, 5 MEQ पर लीटर, 3 MEQ या फिर 10 MEQ पर लीटर। थेरापीटिक का मतलब है कि जो डोज ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है इससे ज्यादा होगा, दैट मीन्स टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 5 MEQ पर लीटर। क्या है? 5 MEQ पर लीटर है जो यहाँ पर नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। प्रीएक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में एक जो डिफरेंस है वो होता है एक्लेम्टिक फिट्स। प्रीएक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आते, लेकिन इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे आप तो फिट्स भी आ सकते हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान तक फिट्स है जो आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब्स नॉक नी? एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो कम्युनिटी पोस्टर्स में ऐड किया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए हैं क्योंकि ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस को करके हुई है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन रखा गया है। नॉक नी कौन सा टर्म है जिसका मतलब है नॉक नी? तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्थराइटिस, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनु वेलगम। पहली चीज नॉक नी मतलब हड्डियों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है। क्या है? हड्डियों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है। अब नॉक नी में क्या है? नॉक नी में जो आपके नी रहेंगे क्या रहेंगे? इनवर्ड रहेंगे। जो आपके जनरली आप पैर अपने सीधे रखते हैं तो एंकल्स भी दोनों सीधे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नॉक नी की कंडीशन में क्या होगा? जो बीच का स्पेस है वो बढ़ जाएगा, एंकल्स क्या स्पेस है जो बढ़ जाएगा, और ये देखने को मिलता है जेनु वेलगम। क्या है इसका दूसरा नाम? जेनु वेलगम। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ था। ये कंडीशन आफ्टर द सर्जरी के बाद ट्रीट भी की जाती है। इसमें क्या है? नॉक नी में जो आपके नीज है, नॉक नी का मतलब है जेनु वेलगम, और ऐसे केस में जो आपके एंकल है दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ज़ेरोप्थेल्मिया इज ऑल्सो कॉल्ड
ज़ेरोप्थेल्मिया का मतलब क्या है? रेड आई, मॉइस्ट आई, पिंक आई या फिर ड्राई आई। कंजक्टिवाइटिस को कहा जाता है पिंक आई, बीच में जो आई फ्लू फैला था उसको क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस। ज़ेरोप्थेल्मिया में आंखें क्या होती हैं? ड्राई होंगी, क्या रहेंगी? ड्राई रहेंगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? ड्राई आई। नेक्स्ट वन, हैंसन्स डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो हैंसन्स डिसीज को क्या कहा जाता है? फाइलेरियासिस, लेप्रोसी, मलेरिया, रुबेला। तो हैंसन्स डिसीज को क्या कहा जाता है? लेप्रोसी। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसके लिए यूज किया जाता है। यदि एक सिंगल ड्रग की बात करें तो होती है डेप्सोन। क्या है? डेप्सोन। नेक्स्ट वन, विच ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज के लिए नहीं है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या फिर ट्रांसप्लेसेंटल रूट। कौन सा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, तो वो होगा यहाँ पर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। नेक्स्ट वन, विच कम्युनिकेबल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज 3-day मीजल्स, तो कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज को 3 दिन का मीजल्स भी कहा जाता है? मीजल्स, रुबेला, मम्स या फिर डिप्थीरिया। 3 दिन की मीजल्स कहलाती है क्या? रुबेला। क्या है? रुबेला। इनमें से आपको क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी चारों दी गई हैं इनमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इरेगुलर, प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यदि इरेगुलर, लंबे समय तक और ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो क्या टर्म यूज किया जाएगा? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया या फिर पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब तो ओनली ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, ड्यूरेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि इरेगुलर भी है, हैवी भी है और लंबे टाइम तक भी है, तो वो होगा मेनोरेजिया। क्या है? मेनोरेजिया। नेक्स्ट वन, इन अ चाइल्ड एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस द मेन मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन क्लासिकल फीचर पूछा है, क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल इन वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वाटरी डायरिया या फिर नन ऑफ द अबव। यदि कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, तो ऐसे केस में जो वॉमिटिंग होगी, वो जो साइन होगा वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल साइन। नेक्स्ट वन, when a newborn fails to pass meconium in the first 24 hour the condition is called as, जब बच्चा पैदा होने के बाद, मेकोनियम का मतलब है बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो पहले 24 घंटे तक पास ना कर पाए, क्या कहलाएगा? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, सीलियक डिसीज, इंटरसेप्शन या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, क्या कहलाएगा? ये कंडीशन कहलाएगी जब 24 से 48 घंटों तक बच्चा अपना जो फर्स्ट जो मेकोनियम है, बेबी का पहला पासिंग स्टूल है, पास नहीं कर पाए, तो ये कहलाता है हिरस्प्रिंग डिसीज। और ये होता है जो गैंग्लियोनिक सेल्स है उनकी एब्सेंट होने के कारण। ये भी पूछा जाता है हिरस्प्रिंग डिसीज में क्या एब्सेंट रहेगा, तो कहा जाता है कंजेनाइटल मेगा कोलोन, और जो यहाँ पर गैंग्लियोनिक जो मेगा कोलोन और गैंग्लियोनिक सेल्स है उनकी एब्सेंट के कारण। नेक्स्ट वन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन, तो जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है, यदि वैक्सीन को क्या कर दिया? रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितने घंटे के अंदर यूज करना है? 3, 6, 9 या फिर 24 आवर, विद इन 6 घंटों के अंदर यूज करना है। आफ्टर दैट आपको इसके लिए डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट है आपको SBAR इज एन एक्रोनियम फॉर, SBAR का फुल फॉर्म पूछा है, मेडिकल लैब टेस्ट, सिचुएशन बेस्ड असेसमेंट रिकॉर्ड, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन या फिर सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकॉग्निशन। SBAR मेडिकल में यूज किया जाता है टर्म, इसका मतलब होता है सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, a 45-year-old multiparous woman who complained of involuntary passage of urine associated with coughing, laughing, lifting, standing may seem to have, यदि 45 साल की मल्टीपैरस वुमेन है, क्या है? 45 साल की मल्टीपैरस वुमेन है। मल्टीपैरस का मतलब 45 साल एज हो गई है, प्रेगनेंसी है, अब यहाँ पर उसको यूरिन पास हो जाती है, या तो वो छींके, खांसे या कुछ भी उठाए, तो ये क्या है? फिस्टुला है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, फिर UTI है, क्या है? तो
यदि मल्टीपेरस वुमेन 45 साल एज है तो छींकने, खांसने या कुछ उठाने या खड़े होने में यूरिन पास हो जाए तो ये कहलाएगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्या है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, फ्लेक्सिबल पूल फॉर कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर NHM में, NRHM में, NUHM में फ्लेक्सिबल है कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, लेकिन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन है जो नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन पार्ट है लेकिन इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन द नंबर एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की मोर्टेलिटी और क्या नंबरिंग है उसके लिए टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट का नाम क्या है? हुनर टेस्ट, एस्ट्रॉइडल टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट या फिर हीमेजोना ऐसे। क्या है यहाँ पर? मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म या फिर कितनी नंबरिंग है? तो यहाँ पर वो होगा हुनर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हुनर टेस्ट। नेक्स्ट इज फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। यदि डीपीटी डिप्थीरिया पेर्टिसिस टिटनेस वैक्सीन क्या हुई? फ्रोज्ड हो गई है, तब आप क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। रोल्ड बिटवीन पाम्स अंटिल इट रीच रूम टेम्परेचर। हाथों में लेकर उसको घुमाते रहेंगे ताकि जो फ्रोज है वो क्या हो जाए? सही हो जाए। इमर्स्ड इन हॉट वाटर, गर्म पानी में रख देंगे। केप्ट आउट अंटिल इट रीच रूम टेम्परेचर, बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर तक का वेट करेंगे। तो यदि डीपीटी वैक्सीन फ्रोज्ड हो गई है तो एडमिनिस्टर नहीं करना, आपको इसके लिए थ्रो इट कर देना और डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट वन, फॉर असेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ अ प्रीटर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज। यदि बच्चे का जो प्रीटर्म इन्फेंट पैदा हुआ है, पता नहीं कि कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हो गया है, तो एज अ नर्स आप उसकी जेस्टेशनल एज कैसे पता करेंगे कि कितने वीक के बाद पैदा हुआ है? पाल्मर क्रिएसेस से, रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, ब्रेस्ट बर्थ साइज या फिर हेड टू टॉय लेंथ से। कैसे पता चलेगा कि बच्चा प्रीटर्म इन्फेंट है, 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले पैदा हो गया है? तब आप उसके लिए जो एक होता है बेलार्ड स्कोर। क्या है? बेलार्ड स्कोर। तो उस बेलार्ड स्कोर में जो नंबरिंग जो असेसमेंट किया जाता है वो होगा उनमें से एक ब्रेस्ट बर्थ साइज चेक करके। क्या है? ब्रेस्ट बर्थ साइज चेक करके जो प्रीटर्म इन्फेंट हुआ है उसकी ब्रेस्ट बर्थ साइज चेक करके पता किया जा सकता है कि जेस्टेशनल एज क्या रही है, कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ है। नेक्स्ट वन, पर्पल ब्लू टिंग ऑफ द सर्विक्सेस। यदि पर्पल ब्लू कलर की जो पर्पलिश कलर की सर्विक्स हो जाए तो ये क्या है? चैडविक साइन है, हैगार साइन है, गॉडल साइन है कि मैकडोनाल्ड साइन है? ये कौन सा साइन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका चैडविक साइन। कौन सा? चैडविक साइन। नेक्स्ट वन, द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो न्यूनेटल जॉइंटिस के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? फिनोबार्बिटॉन, बीटामेथासोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर डायजेपाम। न्यूनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाएगी वो होती है फिनोबार्बिटॉन। क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। न्यूनेटल जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, उस बिलिरुबिन को बाहर फ्लश्ड आउट कराना है, तो मेडिसिन दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? कहलाएगी फिनोबार्बिटॉन। बीटामेथासोन दी जाती है यदि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो गया है तो लंग्स की जो प्रॉपर सर्फेक्टेंट एरिया नहीं बन पाता है, इसलिए। नेक्स्ट वन, एट विच वर्टिब्रल लेवल्स डज द एब्डोमिनल अओर्टा बिगन्स। तो एब्डोमिनल अओर्टा कौन से वर्टिब्रल लेवल से स्टार्ट होती है? C5, S1, L4 या फिर T12 से। तो एब्डोमिनल अओर्टा स्टार्ट होती है T12 से। कहाँ से? थोरेसिक 12 से। नेक्स्ट इज विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की सबसे इनर लेयर कौन सी है? तो इनर मोस्ट होती है क्या? एंडोकार्डियम। क्या है? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट वन, द एनाटॉमिकल नेम फॉर द थाई बोन। तो थाई बोन आपकी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? क्लेविकल, फीमर, पेल्विस या फिर टिबिया। कौन सी है? पटेला को कहा जाता है नी कैप, क्लेविकल को कहा जाता है कॉलर बोन। अब यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? शोल्डर ब्लेड कहलाती है क्या आपकी? स्कैपुला। तो यहाँ पर स्टर्नम कहलाती है ब्रेस्ट बोन। ये एग्जाम में आपको नाम आते हैं। तो यहाँ पर जो थाई बोन इसका नाम क्या है? फीमर। क्या है? फीमर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या कंसीडर किया जाएगा? फीविया, सेंट्रलिस,
ऑप्टिक चेज्म, मॉलिक्यूलर ल्यूटिया या फिर ऑप्टिक डिस्क। ब्लाइंड स्पॉट में कंसीडर की जाएगी ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन, द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द वाटर सॉल्ट बैलेंस ऑफ द ब्लड इज नोन एज। जो हार्मोन वाटर सॉल्ट का रेगुलेशन करेगा, बैलेंस बना के रखेगा ब्लड में, वो क्या कहलाएगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन, ANH, एल्डोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोन। तो वाटर सॉल्ट का बैलेंस बनाने में जो हार्मोन हेल्प करता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट वन, इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन करता है? एपिडर्माइडिस, लीडिंग सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर सर्टोली सेल्स। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है, सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल जो डिजायर्स है उनके लिए हेल्पफुल होगा। मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इसको बनाएगा कौन? स्क्रोटम में जो टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स है वो। नेक्स्ट वन, a newborn has just been delivered. He is placed in skin to skin contact with his mother. A blanket covered all of his body except his head. His hair is still wet with amniotic fluid. What is the most likely type of heat loss this newborn may experience? बच्चा पैदा हुआ है, माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए रख दिया है, छाती से लगा के कवर कर दिया ब्लैंकेट से, लेकिन सिर को छोड़कर। अब उसके हेयर कैसे हैं? गीले हैं, सिर गीला है उसका, जस्ट बिकॉज वो एमनियोटिक फ्लूइड से बाहर आया है। तो अब जो हीट लॉस होगा हेड के थ्रू वो कौन सा होगा? कंडक्टिव, कॉन्वेक्टिव, इवापोरेटिव या फिर रेडिएटिंग? कौन सा हीट लॉस यहाँ पर होगा? ये होगा इवापोरेटिव हीट लॉस। कौन सा? इवापोरेटिव हीट लॉस। लास्ट क्वेश्चन है, द आर्टरी सिलेक्टेड फॉर चेकिंग द पल्स इन एडल्ट CPR। यदि मरीज को आप CPR दे रहे हैं तो कौन सी आर्टरी चेक करेंगे? ब्रेकियल, कैरोटिड, फीमोरल या रेडियल? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF पेपर्स परचेस कर सकते हैं। सभी पेपर ऑफिशियल है। साथ में आपके लिए एक सीरीज भी दी जाएगी जिसमें आपकी 12 और 13 सीरीज इंक्लूडेड रहेंगी। ध्यान से सुनिए, जो सीरीज मैंने बनाई थी 2022 के एग्जाम में, उस सीरीज में से 8 क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आए थे, स्पेशली MP के पेपर में। मैंने वो सीरीज स्पेशली CHO एग्जाम के लिए ही बनाई थी। तो उस सीरीज में से आपको 8 क्वेश्चन आए थे, 12 या 13 सीरीज उसमें इंक्लूडेड रहेंगी पूरी। जो भी लोग इन PDFs को, जिसमें आपके 30 पेपर्स NHM CHO के रहेंगे प्लस 12 सीरीज इंक्लूडेड है, आप सभी के लिए दिवाली धमाका है। और आप लोग ये सीरीज सभी पेपर सभी 299 रुपीज में डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा प्राइस है जो चीप आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। और जो भी लोग ANM के एग्जाम दे रहे हो, उड़ीसा के लिए, वेस्ट बंगाल, कहीं के लिए भी, तो आपके लिए नाउअडेज 23 पेपर्स अवेलेबल है। उसका चार्ज आपको है ओनली 200 रुपीज। वो पेपर्स भी आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मिल जाएंगे, परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आई होप आपके लिए आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जो भी पेपर्स अपकमिंग होते जा रहे हैं वो भी आपको डेली अपडेट किए जा रहे हैं चैनल पर। हाल फिलहाल में पेपर हुआ था नवंबर 1st वीक में ही वेस्ट बंगाल ANM का, वो मैंने चैनल पर अपडेट कर दिया है पेपर। तो आप लोग प्लीज जाके चेक कीजिए क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।